ओके, और मैं वो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कराऊंगा। सो मैं अब मेरे हिसाब से नहीं करवाना था, आप मुझे बताओगे। ओके, सो 12th इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पार्ट 2। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेरिवेशंस जिसमें आपको इश्यू फेस हो रहा है। ओके, और मुझे ज्यादा चाहिए, ओके ज्यादा चाहिए, एंड आई एम नॉट टेकिंग द एंटायर चैप्टर। ओके, आई एम नॉट टेकिंग द एंटायर चैप्टर। मैं आपको चैप्टर नाम दूंगा, आपको उसमें से डेरिवेशन बोलना है कि सर ये डेरिवेशन में इशू आ रहा है। ओके, चलो एज यूजुअल उल्टे से चालू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बताओ, इन विच डेरिवेशन यू आर फेसिंग द इशू। Go through the notes, go through the textbook, whatever comfortable. अगर आप इस अटेंड कर रहे हो तो यू हैव राइट टू आस्क योर डाउट। ओके, तो प्लीज लेट मी नो योर डाउट। द डाउट विल बी टेकन ओनली इफ यू आर मैसेजिंग ऑन एवरीवन और अनम्यूट करके बोलिए। डायरेक्ट मैसेज वाला डाउट को लिया नहीं जाएगा। चलो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट दूंगा, 1 मिनट के बाद कोई डाउट नहीं आता दूसरे चैप्टर पे जाऊंगा। चलो बताओ, एनी डाउट यू हैव प्लीज लेट मी नो। एक क्वेश्चन आया है एक्शियल करके। ओके, दैट मीन्स यू वांट टू से एक्शियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अ सर्कुलर लूप। यस, ओके। सो द डाउट जो आया है पहला वो है दिस वन, एक्शियल मैग्नेटिक फील्ड। कौन कौन से बच्चों को डाउट है, चलो मी करके मैसेज करो। किस किस को ये डेरिवेशन में डाउट। चलो लेट्स टेक दिस। अज्यूम करो हमारे पास, ओके, ये करंट लूप है। तो मैं टेक्स्ट बुक लैंग्वेज से ही जाना चाहूंगा। ओके, हमारे पास ये करंट लूप है। करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, लेट्स से दिस इज आई। ओके, नाउ ये उसका एक्सिस है, सो दिस पॉइंट इज ऑन एक्सिस। ओके, नाउ अज्यूम करते हैं आई एम टेकिंग अ स्मॉल लेंथ डीएल, और ये डीएल को मैं ये पॉइंट से ज्वाइन करूंगा। डेरिवेशन अच्छे से समझ लेना। ओके, जो भी स्टेप्स बोलूँ ना वैसे ही आप लोग याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। फिर इसको मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा। देखो डायग्राम भी बता रहा हूँ। अज्यूम करो ये हमारा z है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा r है, ये एंगल थीटा है। नाउ ये जो एक्सिस है वो z एक्सिस है। दिस जो स्मॉल लेंथ है, ये जो छोटा सा लेंथ स्मॉल लेंथ है, जो मैंने पॉइंट कंसीडर किया है P, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उसका डायरेक्शन, ये जो मैंने लाइन बनाई उसके ऐसे होगा। ध्यान से समझना, ये जो बनाई वो ऐसे होगा और ये होगा dp। बस ऐसे बना देना है आपको, ठीक है, और ये एंगल आपको थीटा डाल देना है। चलो यहाँ तक क्लियर है डायग्राम कैसे बनाया। करंट कैरिंग लूप बनाया। ओके, करंट का डायरेक्शन दिया, छोटा सा पॉइंट डीएल कंसिडर किया, पी पॉइंट से ज्वाइन किया, यहाँ से डीबी बनाया और ये एंगल थीटा बना दिया। काफी सिंपल, ठीक है, काफी सिंपल। नाउ ये जो हमारे पास है वो कैपिटल आर है, दैट इज रेडियस, और मान लो ये पॉइंट ओ ले लिया और ये पॉइंट ए ले लिया। तो ये जो ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल में हम बहुत सिंपल लिख सकते हैं कि हमारा आर स्क्वायर जो होगा वो होगा
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो ये मैंने बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया है। ओके, सो दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई कर दिया। नाउ ये जो डीबी है जो अभी मैंने बनाया है, देखो सारे बच्चे, दिस इज अ डीबी, ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बराबर। ये एंगल मैंने थीटा बनाया। सो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये बनेगा डीबी कॉस थीटा, और अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये बन जाएगा डीबी साइन थीटा। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज कि अगर ये डीएल कंसिडर किया, उसके सामने मैंने दूसरा डीएल कंसिडर किया मान लो, ओके, और अगर मैं इसको ज्वाइन करता, वो भी ऐसा सिमिलर डीबी बनाता पर उल्टे डायरेक्शन में, और उसमें क्या होता, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ये डीबी इस डायरेक्शन में जाता, उसको भी मैं रिजॉल्व करता, तो इसका जो डीबी साइन थीटा है और इसका डीबी साइन थीटा है वो कट हो जाता। चलो सबको समझ में आया। द डीबी साइन थीटा दोनों का कट होता, क्योंकि दोनों के दोनों कौन से डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट कौन सी चीज ऐड हो जाती, अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो सारे बच्चे एग्री करेंगे कि सर डीबी कॉस थीटा सबका ऐड हो जाता। ओके, कौन सा ऐड होता सर, डीबी कॉस थीटा सबका ऐड होता। इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू बायट सेविट्स लॉ, हमारा जो डीबी है हमें सबको पता है, द फॉर्मूला इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो डीबी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर आप यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, ये तो डीबी है। और अभी आपको समझा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, ओके, सो मैं लिखूंगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी एक्सेस विल बी डीबी कॉस थीटा का समेशन। अब मुझे बताओ मैथ्स में समेशन को किससे डिनोट करते हो, अब तो हम बहुत बार कर चुके हैं। मैथ्स में समेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, विच ऑपरेटर, हमारे मैथ्स में अब आप लोग पढ़े हो, ओके, समेशन किससे रिप्लेस किया जाता है, बहुत बढ़िया साइलिंग, we replace the summation with integration sign, okay, we replace the summation with integration sign। so integration जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, db के बदले डालेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, नाउ विल सी दिस डायग्राम, डायग्राम के अकॉर्डिंग cos थीटा की वैल्यू अगर चेक करें, so cos theta is adjacent upon the hypotenuse, so capital R upon small r, so let's substitute capital R upon small r। इसमें से अगर हम चेक करें तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई कैपिटल R डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर को आर क्यूब लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचेगा। अब डायग्राम देखो, अगर डीएल को मैं ऐड करते जाऊं, छोटे छोटे लेंथ को मैं ऐड करते जाऊं, तो कहना है से मुझे पूरे सर्कल का सरकमफरेंस मिलेगा, आके ना, अगर मैं डीएल को ऐड करते जाऊंगा तो मुझे पूरे सर्कल का क्या मिलने वाला है, आई एम गोइंग टू गेट द सरकमफरेंस। सो व्हाट विल हैपन नाउ, म्यू नॉट आई कैपिटल आर डिवाइड बाय 4 पाई स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अगर ऐसा करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल आर क्यूब। सर कैसे आया, सिंपल है,
पाई और पाई कट करा और 2 और 4 कट करके 2 लिख दिया। पर मैंने आपको बोला कि ये जो स्मॉल आर स्क्वायर है वो क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देयरफॉर मेरा आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो फाइनली आई कैन राइट डाउन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 times कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। चेक करो, दिस इज द एक्सप्रेशन है, मतलब यही एक्सप्रेशन है क्या हमारा बी एक्सिस। और प्लीज लेट मी नो आपको डेरिवेशन समझा नहीं समझा अब अच्छे से। डिफिकल्ट नहीं है, ओके, डिफिकल्ट नहीं है, बस स्टेप्स क्लियर रखो। ओके, स्टेप्स क्लियर रखो। सबसे पहला यू हैव टू राइट बी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड, सारे कॉस कंपोनेंट ऐड होते हैं, साइन कंपोनेंट क्या होते हैं, कैंसल आउट होते हैं। सो टोटल बी एक्सेस विल बी इंटीग्रेशन डी वी कॉस थीटा। डी वी के बदले वैल्यू डालो, कॉस थीटा के बदले वैल्यू डालो। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर निकालो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज बेसिकली समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल एलिमेंट ऑन द सर्कल, जिसका वैल्यू होता है सरकमफरेंस। आंसर आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, and we know that r is under root of r square plus z square, hence we got this answer. Okay, derivation clear हो गया सबको? Yes. तो this was the first derivation जो आपको मतलब मे बी डाउट के फॉर्म में आया था। ओके, चलो हो गया। बताओ नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट डेरिवेशन जिसमें आपको इश्यू है? फर्स्ट let's take the derivation part. Okay, I think first let's take the derivation part और उसके बाद मैं कोई एग्जांपल पे जाता हूँ। okay. तो कोई डेरिवेशन में इश्यू हो तो बताओ। एनी इश्यू इन द मैग्नेटिक फील्ड? ओके, इफ नो, अगर इश्यू नहीं है, ओके, अगर सब आ रहा है तो लेट्स गो टू द प्रीवियस चैप्टर, सेकेंड वन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वी हैव किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, वी हैव Whitstone's network, we have meter bridge, we have potentiometer, then we have uses of potentiometer, फाइनली वी हैव गैल्वेनोमीटर जिसमें वोल्ट मीटर है एंड एमीटर है। ओके, बस इतना पार्ट है। चलो, इस केस में कोई कोई किसी में डाउट हो तो पूछ लो। KCL एंड KVL है, देन वी हैव Whitstone, Whitstone का एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, देन वी हैव पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन, ओके, जिसमें एप्लीकेशन में क्या क्या है, कंपेयर EMF, उसके बाद है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, नेक्स्ट वी हैव वोल्टेज डिवाइडर, और फाइनली हमारे पास है गैल्वेनोमीटर।
जिसमें एमीटर एंड वोल्टमीटर। सर वोल्टमीटर का डेरिवेशन, ओके, वोल्टमीटर का डेरिवेशन आई थिंक सबको पता होगा, है ना, कि हम लोग को क्या करना है कि हमारे पास वोल्टमीटर के लिए अगर कुछ पूछा तो मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, एक सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, ओके, मान लो ये करंट जा रहा है आई जी, सीरीज का रेजिस्टेंस है आर एस, टोटल वोल्टेज जो है वो है वी, दिस इज V1 एंड दिस इज V2। हमें सबको पता है V होता है V1 प्लस V2, therefore V इज इक्वल टू V1 की जगह डाल सकते हैं आई जी इंटू कैपिटल जी प्लस आई जी इंटू आर एस, therefore V upon IG is equal to G plus RS, hence proved RS is equal to V upon IG minus G. This RS is basically a high resistance, very high resistance, which is connected in series with a galvanometer. तो ये आपका वोल्टमीटर का डेरिवेशन हो जाएगा। So that's it, yeah. This is the part जो वोल्टमीटर में आपको पूछा जा सकता है। KVL का कोई स्पेसिफिक डेरिवेशन नहीं है। अगर KVL और KCL आया तो इसमें दो चीज आ सकती है, either they can ask the definition and explanation या फिर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, सिंपल न्यूमेरिकल। ओके, दैट्स इट। सो KVL में देयर इज नो डेरिवेशन एज सच। बिटस्टोन का डेरिवेशन ऑलरेडी मैं वैसे तो करवाया है, ओके। तो बिटस्टोन के डेरिवेशन के लिए दो तरीके हैं, ओके। बिटस्टोन का अगर डेरिवेशन करना है तो दो तरीके हैं, ओके। उसमें से सबसे इजी तरीका हम लोग को पता है, सो ये बीच में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर और ये हमारा बिटस्टोन है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। लेट्स से यहाँ पे करंट जा रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2, यहाँ से करंट जा रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2। वी आर सेइंग बीच में से जो करंट है वो जीरो है, ओके। तो उसके लिए मान लो ये पोटेंशियल B है, ये पोटेंशियल C है, D लेते हैं क्योंकि ये ABCD ऐसा जाएगा। नाउ व्हाट वी डू इज, हमें पता है कि करंट अगर जीरो चाहिए, ओके, इफ IG is equal to 0, then potential at B should be equal to potential at D। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा ना तो ही करंट जीरो होता है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VB। सो मैंने क्या किया, दोनों साइड पे माइनस लगाया और VA को ऐड कर दिया, ओके। तो जैसे ही मैंने ये किया, है ना, जैसे ही मैंने किया तो क्या आ जाएगा, VA माइनस VB को कैन आई राइट दिस वे, I1 R1 which is equal to I2 R3। सो इसको मैं इक्वेशन बदल देता हूँ, वापस मैं लिखूंगा VB इज इक्वल टू VD, दोनों साइड पे मैं लिख सकता हूँ VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, सबट्रैक्टिंग VC बोथ द साइड,
सो VB माइनस VC हो जाना चाहिए I2 सॉरी I1 R2 is equal to I2 R4. Dividing equation 1 by 2, I will get R1 by R2 is equal to R3 by R4. R2 and R3 by R4 is known as a balancing condition for the Wheatstone's network. और इसके सम्स करने सबसे इजी इसीलिए है क्योंकि आपको इसके जो सम्स आते हैं उसमें आपको पता होगा कि R1 बाय R2 और R3 बाय R4 अगर इक्वल हुआ तो बीच वाला रेजिस्टेंस काम का नहीं होता, तो इसका ऑलवेज जो होता है वो कुछ ऐसा सम होगा R1 प्लस R2 वो सीरीज में जाएगा इन पैरेलल विथ R3 प्लस R4 होगा, ये ऑलवेज यही होता है। ओके, सो R इक्विवेलेंट व्हीटस्टोन का ऑलवेज ये होगा। तो ऊपर वाली ब्रांच को ऐड करो, नीचे वाली ब्रांच को ऐड करो, दोनों का क्या करो पैरेलल फाइंड करो। ओके, और ये इसके सीटी में क्वेश्चंस आपने कई बार देखे भी होंगे। ओके, सो दिस इज द पार्ट। ओके, व्हीटस्टोन नेटवर्क आपको 2 माह के लिए आ सकता है, छोटा सा डेरिवेशन है। ओके, एंड अबाउट द पोस्ट ऑफिस बॉक्स वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो श्रद्धा परफेक्टली फाइन। पोस्ट ऑफिस बॉक्स जरूरत नहीं है, जरा भी जरूरत नहीं है। ठीक है, भले ही अभी इनकेस आया भी हो तो भी कोई स्पेसिफिकली आपको उतना टाइम उस पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नॉट एट ऑल नेसेसरी। अगर आया भी है वही मैं बोला, इसलिए अगर आप आया भी है प्रीलिम में तो भी चलेगा, फाइनल एग्जाम में आने के चांस सबसे लीस्ट है। ओके, दैट्स इट। तो पीओ बॉक्स का कोई इतना टाइम पास मत करना उस पर। चलो, तो दिस वाज अबाउट द व्हीटस्टोन्स एंड द गैलोमीटर का बोल। ओके, एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग करंट प्लीज लेट मी नो। सीरीज पैरेलल के डेरिवेशंस आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं सीरीज पैरेलल के डेरिवेशन दिया। चलो, next, moving to the next part. The next chapter is electrostatics. What is the doubt in electrostatics? कोई derivation जो ना समझा हो? Electric potential due to electric dipole. Okay. किन बच्चों को इसमें डाउट है? Electric potential due to electric dipole. How many of you have doubt? Electric potential due to electric dipole. अब सबसे पहले मैं जो मेथड ले रहा हूँ, ठीक है, दैट इज अ स्लाइटली डिफरेंट देन द मेथड ऑफ जो टेक्स्ट बुक का है। ओके, बट ये भी करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। सो व्हाट इज द मेथड? अज्यूम करो हमारे पास चार्ज है -q एंड +q, दोनों को ज्वाइन करो, ये सेंटर ले लो O, कोई भी एक पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल लेट्स से द पॉइंट इज C, इसको ज्वाइन करो C पॉइंट के साथ, ये डिस्टेंस ले लो R, देन ये पॉइंट ज्वाइन करो C के साथ, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, ये पॉइंट ज्वाइन करो, ये पॉइंट इज B। ये जो हमारे पास है, ओके, ये L है और ये भी हमारा L है। अज्यूम करो दिस पॉइंट इज R1, दिस पॉइंट इज R2। ओके, नाउ ये डायग्राम में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन?
पहले आप ओ को ऐसे आगे लेके जाओ और ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। फिर बी से भी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इसको नाम दे दो, ये पॉइंट डी दे दो, ये पॉइंट को ई नाम दे दो। ओके, और अब डायग्राम में देख लो, ठीक है, डायग्राम में देख लो। मैं आपको यहाँ पे दो अप्रोक्सीमेशन बोलने वाला हूँ। ओके, ये जो डेरिवेशन है वो शॉर्ट डाइपोल के लिए। मीनिंग ऑफ शॉर्ट डाइपोल इज व्हाट, कि आपका जो आर होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होता है। okay? आपका जो आर होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होता है। तो इस केस में हम लोग पहला जो अप्रोक्सीमेशन करने वाला है वो है द लेंथ ए सी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ ई सी। अब ई सी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ओ ई प्लस ओ सी। और ओ ई इज बेसिकली, अगर आप अपना ट्राइंगल चेक करोगे तो ओ ई इज एल कॉस थीटा प्लस आर। सो ए सी इज बेसिकली व्हाट, एल कॉस थीटा प्लस आर। ठीक है, ये आपका पहला अप्रोक्सीमेशन है। दूसरा अप्रोक्सीमेशन जो बी सी है, और या आई कैन से सी बी है, विच इज योर आर टू, ये अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो इट इज इक्वल टू सी डी। नाउ सी डी को आप लिख सकते हो ओ सी माइनस ओ डी। व्हाट इज ओ सी, आर, व्हाट इज ओ डी, एल कॉस थीटा, फिर हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। सो याद रखने का तरीका क्या है, जो लेंथ बड़ा है ना, जो लेंथ बड़ा है दैट इज आर वन, वो होता है आर प्लस एल कॉस थीटा। जो लेंथ छोटा है वो होता है आर माइनस एल कॉस थीटा। ओके, ये स्टेप तक डेरिवेशन समझ में आया है? चलो पहले मुझे ये बताओ। ओके, ये स्टेप तक डेरिवेशन समझ में आया है? सो मनस्वी आपका डाउट था, खुशी आपका डाउट था, देवांग आपका डाउट था, क्लियर हो रहा है? ये यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? सो potential at point C will be the summation because of the potential at point A due to the potential at point B. So मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1/4πε0 माइनस क्यू डिवाइड बाय R1 प्लस 1/4πε0 प्लस क्यू डिवाइड बाय R2। इसमें से मैं Q/1/4πε0 को कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास आ जाएगा -1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू Q/4πε0। अब मुझे R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। याद रखना, R1 की जगह पे डालूंगा R प्लस एल कॉस थीटा, R2 की जगह पे डालूंगा R माइनस एल कॉस थीटा। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। Q/4πε0 minus 1/R plus L cos theta plus 1/R minus L cos theta। इसके बाद LCM लो तो हो जाएगा Q/4πε0, ऊपर जाएंगे तो होगा -R प्लस L cos theta प्लस R प्लस L cos theta डिवाइड बाय A plus B into A minus B gives us R square minus L square cos square theta। अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो R और R कट हो गया, तो ये हो जाएगा Q2L cos theta because L cos theta plus L cos theta is 2L cos theta upon 4πε0 R square minus
L square cos square theta. Now हमें पता है कि Q into 2L is known as P, and since R is very very greater than L, therefore R square minus L square cos square theta को approximately हम R square लिख सकते हैं. Hence V due to dipole is 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. This is the derivation of potential due to dipole at any point, and very important derivation because high chance है इस बार ये 4 मार्क के लिए आ सकता है. हो गया, that's it. Okay, क्लियर है बाकी सारे बच्चों को? और जिसको भी समझ में नहीं आया है कि ये क्या है, ओके, तो देख लो, ये जो लेंथ है CB, इसको मैं इसके इक्वल बोल रहा हूँ, ये लेंथ, ये अप्रोक्सीमेट है. ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आइसोसलेस जैसा कुछ हो रहा है. सो CD इक्वल टू CB बोल रहा हूँ, इसे मैंने CB को CD लिख दिया. बट CD इज बेसिकली, यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो टोटल R माइनस में OD करूँ तो मुझे R माइनस L cos थीटा मिलेगा. दैट्स इट. अब वो L cos थीटा कैसे आया, उसके लिए तो बेसिक ट्री को अप्लाई करना पड़ेगा आपको. ये L है, ये थीटा है, सो ऑब्वियसली ये लेंथ L cos थीटा है. So that's it. So this is basically explanation part. अगर नहीं समझा तो चलो, ये क्लियर हो गया. ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा घुमा के दिया है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा. ये डेरिवेशन चलेगी. ओके, चलो उसके बाद द नेक्स्ट डेरिवेशन जो आई थिंक अनाया आपने पूछा था. अनाया, आर यू देयर? यस, आई थिंक आपने पूछा है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. यस, दिस वाज द डेरिवेशन जो आपने पूछा, बराबर. ओके, सो लेट्स टेक द सेकंड डेरिवेशन. ओके, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. कौन कौन से बच्चों को इसमें डाउट है? चलो लेट मी नो. हाउ मेनी ऑफ यू डाउट इन दिस डेरिवेशन? So when we talk about the capacitance with dielectric slab, sure, consider a capacitor, और कैपेसिटर में फिर हम लोग बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं जिसकी थिकनेस हम लोग अज्यूम करेंगे दिया है. लेट अस अज्यूम दैट ये थिकनेस आपको T दिया है. टोटल थिकनेस जो है दो कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है. लेट अस अज्यूम दैट इसके ऊपर चार्ज प्लस Q है और इसके ऊपर चार्ज माइनस Q है. सो दिस इज अ प्लस, दिस इज अ माइनस. नाउ हमें पता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है तो ये अपने अंदर ये साइड पे माइनस चार्ज को इंड्यूस करेगा और यहाँ पे ये चार्ज साइड पे प्लस चार्ज को इंड्यूस करेगा. फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट कि जो दो प्लेट है P1 एंड P2, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जिसका डायरेक्शन राइट में होगा, जिसको मैं लिखूंगा E नॉट. E naught is the original field generated by the parallel plates. Okay, so मैं लिख देता हूँ E naught क्या है. Okay, E naught is the electric field by plates. Before, याद से समझना,
before the introduction of before the introducing dielectric slab. और यहाँ पे एक बात यह है कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो अपने अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करेगा, क्योंकि लॉजिकल है, राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, तो ये जनरेट करेगा जिसकी वैल्यू है ईपी. सो ईपी इज बेसिकली व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड generated by dielectric or inside the dielectric. So अगर आपको कोई पूछे कि सर तो व्हाट इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, तो लॉजिकल आंसर है कि अगर एक वेक्टर राइट में है दूसरा वेक्टर लेफ्ट में है तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट माइनस ईपी. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ई नॉट माइनस ईपी. ओके, सो ये सिंपल वेक्टर का फंडे से मैं जा रहा हूं. And it is found that this value, okay, this value is basically equal to E naught by K. Okay, so मैं क्या बताया? E naught is the electric field by the plates before introducing dielectric slab. EP is the electric field generated by dielectric. इसको हम polarized field भी बोलते हैं. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी? E नॉट माइनस EP, विच इज इक्वल टू E नॉट बाई K. और हम K को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. हम K को क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, तो अब है ना, अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ व्हाट इज द सिनेरियो कि हमारे पास है ना, हमारे पास कुछ ऐसा है कि जो थिकनेस T है वहां पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E नॉट बाई K. और जितना रिमेनिंग ओके, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E नॉट. ओके, तो देखो यार, इस चीज को अच्छे से समझना, यहीं पे गड़बड़ होती है. ठीक है, यहीं पे गड़बड़ होती है. देखो हमारा यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट जो है ना वो वैक्यूम है, और ये वाला पार्ट कौन सा है? डाइलेक्ट्रिक है. ये वाला पार्ट क्या है? वापस वैक्यूम है. मतलब क्या? डाइलेक्ट्रिक में आपकी फील्ड होगी ई नेट, और वैक्यूम में आपकी फील्ड कितनी होगी? ई नॉट, जो ओरिजिनल है. ये समझ में आया सबको क्या मैंने बताया आपको? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? डाइलेक्ट्रिक में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जो वैक्यूम है, जो खाली पार्ट है ना, वहां पे ई. बराबर. तो आपको पता है कि जो मेरा पोटेंशियल होता है, ओके, द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. ओके, देयरफॉर मैं वोल्टेज अगर इसके बीच में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? पहले अगर मैं D माइनस टी करूं, D माइनस टी मतलब D माइनस टी का मतलब क्या है? मैंने टोटल थिकनेस में से डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस को हटा दिया तो मुझे वैक्यूम मिलेगा. समझा? मतलब ये जो शेडेड पार्ट है वो मिलना चाहिए. ये क्लियर हुआ सबको? अगर मैं D में से T को हटा दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? शेडेड पार्ट. नाउ दिस शेडेड पार्ट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई नॉट, तो मैं लिखूंगा ई नॉट प्लस रिमेनिंग पार्ट क्या है? रिमेनिंग पार्ट बोलोगे सर, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास है टी. सो टी में कितनी है? तो सर आपने बोला टी में ई नेट है, और ई नेट की वैल्यू कितनी है? ई नॉट बाई के. तो सब्स्टिट्यूट करो ई नॉट बाई के. फ्रॉम दिस टेक आउट ई नॉट कॉमन, तो ये हो जाएगा डी
minus T plus T by K. But we know that E naught is, according to the Gauss theorem, sigma upon epsilon naught. And sigma is Q by A epsilon naught. So let us substitute this value here. तो V क्या हो जाएगा बच्चा? Q upon A epsilon naught ब्रैकेट में B minus T plus T by K. अब what we are going to do? मैं V को नीचे लूंगा और A epsilon naught को यहाँ पे लूंगा, तो K को क्या होगा? A epsilon naught divide by B minus T plus T by K is equal to Q by V. But according to the definition of capacitance, Q upon V is known as capital C. Therefore, capital C is A times epsilon naught upon B minus T plus T by K. Hence proved. This is the derivation of the capacitance with the dielectric in between the plates. अनाया, श्रद्धा, क्लियर हुआ आप लोग को कैसे करना था? डेरिवेशन डिफिकल्ट नहीं है. ओके, अगेन आई विल से स्टेप्स 5-6 है, बट वो ही है. जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नोट डाउन करने वाला है. क्या है? 2 पार्ट को डिवाइड करते हैं यहाँ पे. ओके, आपको बस उतना याद रखना है. दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन वैक्यूम, अनदर डाइलेक्ट्रिक. वैक्यूम का थिकनेस D माइनस टी, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस T. वैक्यूम में D माइनस टी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E नॉट. डाइलेक्ट्रिक में T है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट बाई K. बस यार, ये जो मैंने अभी लिखा ना, अगर आपको इतना भी याद रहेगा ना तो डेरिवेशन करना बाएं हाथ का खेल है, कुछ नहीं है. फिर दैट्स इट. फिर तो मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करो, दैट इज को V नाम दे दो, बस फिर तो आगे अपने आप हो जाए. अगेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. ओके, फर्स्ट टाइम हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है. ओके, इंपॉर्टेंट. चलो, एनी मोर डाउट इस स्पेसिफिक चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? ये 2 डेरिवेशन जो करवाए वो सबसे टफ थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. बाकी के डेरिवेशंस इजी है, कंपैरेटिवली इजी. सो अगर कोई और चीज पूछनी है तो पूछ सकते हो. ओके, इफ नो देन आई थिंक मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट तो इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं. ओके, अगर मुझे पूछो तो इसमें इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस अगर मैं लिस्ट दूं मेरे हिसाब से कि इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, तो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट वाइज होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. लेट मी टेक. द फर्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. मतलब उसमें फिर तीनों करने हैं, जो भी दिया है वो 2 या 3 जो भी है. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज इम्पोर्टेंट. ओके, स्टार्टिंग वाला पार्ट. सेकेंड इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर. Second is energy stored in a capacitor. Okay. This is the second. Then third is expression of potential energy और potential. दोनों का बेसिकली सेम चीज है. दोनों में इंटीग्रेशन करना है. एक में इंटीग्रेशन पे रुक जाना है करने के बाद. वर्क डन इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 जो भी है.
दूसरे में सिर्फ वो डिवाइड करना है एक क्यूब को, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज करोगे तो पोटेंशियल आ रहा है, तो दोनों का डेरिवेशन सेम है। ओके, फोर्थ फोर्थ इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये वाला ड्यू टू डाइपोल, बराबर। फिफ्थ, ये अभी जो आपने पूछा मुझे, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्टाइल। अकॉर्डिंग टू मी दिस आर द थिंग्स। मतलब आना चाहिए तो पहले ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ओके, बीच में वो भी है कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, बट मैं उसको रादर देन मतलब डेरिवेशन के हिसाब के बदले न्यूमेरिकल वाइज ज्यादा वेटेड हुई, मतलब कैपेसिटर में से वो आएगा तो वो बहुत इजी है, दैट्स व्हाई। चलो, सो दिस इज अ पार्ट। और एक चीज पूछी कि सर व्हाट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, उसमें आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है मैग्नेटिक फील्ड में, अगर पूछा जाए तो। सो आई थिंक उसमें मैं बोल चुका हूँ पहले बोल चुका था मैं, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको अगर पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में इंपॉर्टेंट, तो उसमें फर्स्ट आपको करना है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3-4 बार डिस्कस किया है, सोलेनॉइड और टॉरॉइड, बराबर, ये चीज डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ओके, फिर सेकंड आप लोग को पूछा जा सकता है सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड के बाद, अगर है तो दे कैन आस्क अबाउट द सर्क्यूलर लूप, वो आर्क वाला एक है। ओके, सर्क्यूलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्क्यूलर लूप एट द सेंटर। तीसरे में उसमें इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, इन्फाइनाइट कंडक्टर। ओके, फोर्थ में वो टॉर्क वाला, जो टॉर्क बताया था, आई थिंक पता है ना, एन आई बी साइन थीटा वाला, बीना साइन थीटा, ठीक है, दैट्स द केस। एंड लास्ट फिफ्थ आपका है दिस बी एक्सिस, बी एक्सिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। ओके, ये एक छोटा डेरिवेशन है, इसको मैं ओके इस बोलूंगा, इसमें से कोई दूसरा क्वेश्चन मार्क था, लाइक 1 मार्क पूछ लिया, न्यूमेरिकल पूछ लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, दिस आर अगेन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट साइज। मतलब आपको आना चाहिए तो पहले कौन सा आना चाहिए, एम्पियर्स लॉ आना चाहिए, फिर सर्कुलर लूप आना चाहिए, इनफाइनाइट कंडक्टर, टॉर्क, बी एक्सिस एंड सो ऑन, दैट्स इट। ओके, सो दिस वाज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो आपका है दैट इज अ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। सो प्लीज लेट मी नो एनी स्पेसिफिक डाउट यू हैव फॉर ऑसिलेशन चैप्टर्स। ऑसिलेशन में कोई जो पार्ट नहीं समझ में आता तो प्लीज लेट मी नो। आई विल से इसके ऑलमोस्ट सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू डाउट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएच, मतलब हाउ मेनी ऑफ यू डाउट इन कॉम्पोजिशन ऑफ टू एसएच।
सो चेक कर लो, इसमें हम दो SHM को ऐड करते हैं, x1 इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 में डालते हैं a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1, और x2 में डालते हैं a2 sin omega t plus phi2. The condition for the adding of two SHM or composition of two SHM is दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू अप्लाई साइन a प्लस b का फॉर्मूला, साइन ओमेगा t cos phi1 प्लस cos ओमेगा t sin phi प्लस a2 sin ओमेगा t cos phi2 प्लस cos ओमेगा t sin phi2। इसमें से पहले साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स को हम साथ में ले लेंगे, तो टेक कॉमन साइन ओमेगा टी कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। दूसरे में से cos ओमेगा टी वाले टर्म ले लेंगे, तो cos ओमेगा टी कॉमन ले लो, so if we take cos omega t common, a1 sin phi1 plus a2 sin phi1। Now a1 cos phi1 plus a2 cos phi2 को आप डाल सकते हो r cos डेल्टा, और a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 को आप डाल सकते हो r sin डेल्टा। अगर आप ये डाल दो तो r cos डेल्टा sin ओमेगा t एंड r sin डेल्टा cos ओमेगा t को आप लिख सकते हो r sin ऑफ ओमेगा t प्लस डेल्टा। हो गया। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ x इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। यहाँ तक हो गया। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है ये डेरिवेशन का। ओके, सेकंड पार्ट है कि r की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ओके, तो आपके पास दो इक्वेशन है। सो ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बता दूंगा क्या करना है। सो r cos डेल्टा इज इक्वल टू a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। दूसरा है r sin डेल्टा a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2। क्या करना है वो बताऊंगा। ओके, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 देता हूँ। आप इक्वेशन 1 को स्क्वायर करो प्लस इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो, बेसिकली ऐड करना। सो अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करूँ ना, तो इसमें cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर बनेगा। और फिर मैं इसके और इसका स्क्वायर करूंगा ना, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फंडा, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये करेंगे, उसमें से फिर कॉमन कॉमन लेंगे। ओके, और यहाँ पे cos phi1 प्लस phi2 या cos phi1 माइनस phi2 का फॉर्मूला आएगा, तो फाइनली आपको टर्म ये मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। दो तीन आपको पहले स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ये अपने आप समझ जाओगे। ओके, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2, सो आपका r आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द एंटायर थिंग, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को डिवाइड करो तो आपको tan डेल्टा मिलेगा, which is a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 divided by a1 cos phi1 plus a2 cos phi2। That's it. These are the two r and delta की values। Okay, हो गया। This is a composition of two SHM। Okay, अगेन आएगा तो 4 मार्क के लिए आएगा, इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। ओके, ऑसिलेशन के सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब करके जाने ही है। ओके, सो डेरिवेशन कौन कौन से हैं। पहला डेरिवेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, 2 मार्क। सेकंड है डेरिवेशन ऑफ x v एंड a,
3 to 4 मार्क्स। तीसरा ये अभी बता दिया मैंने, कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम, 4 मार्क्स। आई थिंक एग्री करोगे कि ऑसिलेशन इज अ चैप्टर जहां पे सबसे ज्यादा चांस है कि 4 मार्क में क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। सो वेरी हाई चांस कि इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ओके। एनर्जी डेरिवेशंस, ओके। काइनेटिक पोटेंशियल, अगेन 3 to 4 मार्क्स। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में तो यार थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है, फैक्टर्स आ सकता है, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम आ सकता है, डेरिवेशन आ सकता है, ओके। अगेन 3 to 4 मार्क्स टू 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन इसमें पॉसिबल है, ओके। एक क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम का होता ही है, ये मान के चलना, ओके। 6th जो अभी नया है, एंगुलर एसएचएम फॉर 2 मार्क्स। एंड लास्ट मैग्नेट kept in a uniform magnetic field, उसका टाइम पीरियड है अगेन 2 marks। That's it. These are the questions or the derivations. The entire chapter is basically, अगर आप देखो तो पूरा डेरिवेशन से भरा हुआ चैप्टर, ओके। तो ऑसिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ओके। दैट्स इट। आई थिंक इतना है। और कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझे रिगार्डिंग द दिस 4 चैप्टर्स जो मैंने आपको बताया। द फर्स्ट चैप्टर वाज मैग्नेटिक फील्ड, द सेकंड करंट, ओके। नेक्स्ट इलेक्ट्रो, के बाद हमारा हो गया ऑसिलेशन। दैट्स इट यार। ये आप प्रैक्टिस करो विटस्टोन्स के, और जो समझ में डाउट हो मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भेजो मुझे, ओके। चलो, सो दैट्स इट फॉर दिस 4 पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होना चाहिए, ओके। दिस आर द इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, दिस इज अ पार्ट 2।